हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल किताबों की वर्षा, जहां मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। मेरा नाम वर्षा है एंड एज यू ऑल नो कि जुलाई हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड और फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर इज़ ऑलरेडी गॉन। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो जहाँ पे आई विल टॉक अबाउट द बुक्स जो कि मैंने फर्स्ट हाफ में पढ़ी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊं और ये जो पहला पार्ट है इसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बुक्स जो कि इंडियन ऑथर्स ने लिखी है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों किताबें होंगी एज वेल एज द बुक्स दैट आई लिसनड ऑन ऑडिबल ऐप। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं इंग्लिश किताबों के बारे में बात करूँगी जो कि इंटरनेशनल ऑथर्स ने लिखी होगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहली किताब है वो है कतरने, जिसे लिखा है मानव कौल ने। ये उनकी लिखी हुई पहली किताब है जो मैंने पढ़ी है और ये मैंने ख़रीदी थी जब मैं उनका प्ले देखने गई थी। तो ऑडिटोरियम के बाहर एक स्टॉल लगा हुआ था बुक का, तो वहाँ उनकी सारी किताबें थी, तो मैंने ये परचेज़ की। ये ना कहानी है ना कविता है और इसमें मुझे उनके साइन भी मिल गए थे। तो इसमें क्या है कि ना कहानी है ना कविता है, इसमें बेसिकली जो भी उनके थॉट्स रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारे लिखे हुए हैं। बहुत सिंपल तरीके से लिखे हुए हैं, कह सकते हैं कि जर्नलिंग जैसे करते हैं वैसे हैं, लेकिन वो बातें हैं जो आपके साथ रह जाएं, जैसे कुछ मोमेंट्स आपको याद रह जाते हैं। मुझे जैसे अभी जो इसमें लिखा हुआ जो मुझे याद आ रहा है कि वो किसी टपरी पे चाय पीने के लिए निकले थे, तो वहाँ पे टपरी बंद थी, तो वो घूमते घूमते अपनी फ्रेंड के साथ थे और आगे निकल गए और वहाँ जो पूरा कॉन्वर्सेशन था दोनों के बीच में, फिर वो कहाँ एग्जैक्टली जा कर के चाय पीते, वो बहुत सुंदर लिखा हुआ था। तो इनकी राइटिंग में मुझे ऐसा लगता है थोड़े से नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो पहला चैप्टर इसका लिखा हुआ है ना, वो इतना इंटरेस्टिंग है कि वो बेस एक सेट कर देता है कि हाँ किताब तो अच्छी होनी है। जो पहला चैप्टर है वो है कि मेरा नाम कतरने है, मैं आपकी किताब हूँ। और जिस तरीके से वो लिखा हुआ है ना, वो बहुत बहुत अच्छा लिखा, बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदी सरल है, बहुत सुंदर लिखी हुई किताब है, ज़रूर पढ़ें। इसमें एक चीज़ जो मुझे और अच्छी लगी, जो मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी कहा है, जो जब मैंने इसकी बात की इस किताब की, तो वो ये है कि इन्होंने जैसे फीलिंग्स होती है, जैसे इमोशन है खुशी, और इमोशन किसी इंसान का भी ना, खुशी किसी इंसान का भी नाम हो सकता है, तो उसको जिस तरीके से यूज़ किया है ना, तो आपको लगेगा कि वो किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तभी आपको ये भी लगेगा कि ये उस इमोशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो उसको जिस तरीके से इंटरचेंज करते हुए यूज़ किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये उन्होंने एक जगह और एक शब्द के साथ किया है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जिस तरीके से हुई है। बट या ये किताब ज़रूर पढ़ें, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको अच्छी लगेगी। जो अगली किताब है वो है एक चित्रा सुख, जिसे लिखा है निर्मल वर्मा ने, और ये एक हार्ड कॉपी है। ये जो किताब है ये उस वीडियो सीरीज़ का पार्ट थी जिसमें कि मैं 10 इंडियन ऑथर्स की किताबें पढ़ रही थी, तो ये उसका पार्ट है। इसका एक डिटेल रिव्यू ऑलरेडी है चैनल पे, तो मैं बहुत ब्रीफली बता देती हूँ कि क्या है इस किताब के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं चाहती हूँ कि हर कोई पढ़े, पर मैं थोड़ा सा मतलब मैं रेकमेंड करने से डरती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत हैवी है, बहुत ही हैवी किताब है। ये स्टार्ट ऐसे होती है कि आपको वो वॉइड फील होने लगेगा, वो खालीपन फील होने लगेगा, और जैसे जैसे आप कैरेक्टर्स को जानोगे ना, वो खालीपन जो आपको फील हो रहा था वो उन कैरेक्टर्स की लाइफ में आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा और वो बढ़ता ही जाता है, और उसके साथ फिर ऐड हो जाती है वो सैडनेस और वो यही सब चीज़ें। तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा लगता है कि किसी को मैं रिकमेंड करूँ उसके पहले मैं उनको बता दूँ कि ये बुक आपको काफ़ी टाइम तक आपके साथ रहेगी और आपको काफ़ी हैवी फील करा सकती है। ये जो स्टोरी है वो है मुन्नू की, जो कि इलाहाबाद में रहता है, और उसकी कज़न है जो कि बिट्टी है, जो कि दिल्ली में रहती है और वो थिएटर करती है। तो मुन्नू को कुछ मतलब फीवर रहता है, तो वो कहती है उसे कि तुम मेरे साथ दिल्ली आ जाओ रहने, क्योंकि वो स्कूल तो जा नहीं पा रहा था अपने फीवर की वजह से। तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ आके रहो। तो जब उसके साथ जाके रहने लगा तो वो दिन भर घर पे ही रहता था और अकेला रहता था, और कभी कभी बिट्टी के जो दोस्त हैं जो थिएटर करते हैं उसके साथ, वो घर पे आ जाते थे, तो वो उन्हें दूर से देखता था और धीरे धीरे उसे समझ में आया कि इन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है और ये लोग कितने दुखी हैं, पर वो इंटरफेयर कभी नहीं करता था, वो दूर से देखता था। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से लिखी हुई हैं राइटिंग में, आपको पता लगेगी किसी के भी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा डीप जा करके कोई भी चीज़ एग्जैक्टली बताई नहीं गई है, बट वो जिस तरीके से लिखी गई है आपको समझ में आएगा कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में और ये लोग बहुत बहुत दुखी हैं। उसके अलावा आपको मुन्नू के बारे में भी जब पता लगेगा तब आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा मुन्नू के लिए, क्योंकि
वो 13-14 साल का बच्चा है और उसको ये सारी चीज़ें जो उसे पता लगी, जो उसे समझ में आई, उसे नहीं समझ में आनी चाहिए थी। एक बच्चे को कुछ लिमिट तक ही चीज़ें पता होनी चाहिए। उसको जब वो सारे इमोशंस पता लगे, वो खालीपन, वो सब कुछ दुख, वो नहीं उसे पता लगना चाहिए था। पर खैर, ट्रिगर वार्निंग इसमें सेल्फ हार्म है, तो अगर आपको वो सारी चीज़ें ट्रिगर करती हैं तो आप अवॉइड करो। अदरवाइज़ ये एक ऐसी किताब है जो कि मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी कि बहुत 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 अच्छी किताब है, निर्मल वर्मा की चित्रा सुख। अब जो अगली किताब है वो इससे बिल्कुल ही अलग है। वो है दीवार में खिड़की रहती थी, जिसे लिखा है विनोद कुमार शुक्ला ने। ये एक बहुत ही फेमस किताब है। इसका कवर बहुत प्यारा लगता है मुझे। इस पर जैसे एक हाथी है, एक महंत है और एक और आदमी बैठा है, फिर चांद है, फिर आपको इसमें तितली, साइकिल, ये सब चीज़ें दिखेंगी। तो इनका सिग्निफिकेंस है स्टोरी में। इसमें हस्बैंड वाइफ हैं रघुवीर और सोनसी, जिनकी नई नई शादी हुई है। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, छोटे से घर में रहते हैं, राशन जितना आ पाता है उतना ही पैसे, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर उन्हें ख़रीदने की ज़रूरत पड़ जाती है तो उन्हें सोचना पड़ता है। इन सब के बावजूद वो बहुत बहुत खुश हैं। उनके घर में एक खिड़की है जिसकी दूसरी तरफ वो जा सकते हैं, और वहाँ पे जा कर के जो भी चीज़ें वो सोचते हैं वो बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं उनको। तो अगर वो ऐसा सच में हो, ऐसी खिड़की किसी के पास में सच में हो ना, तो उसे सच में किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो। जैसे कि वहाँ पे फल के पेड़ हैं, बहुत सारी चिड़िया हैं, बंदर हैं, बूढ़ी अम्मा है जो उन्हें चाय पिलाती रहती है, कुछ ना कुछ खाने को देती है, सोने के कंगन देती है सोनसी को, और पगडंडी बहुत प्यारी सी है। मतलब वो जिस तरीके से लिखा हुआ ना, आप उसको इमेजिन कर पाओगे और आप समझ पाओगे कि वो कितना सुंदर है। एक लेक है जहाँ वो जा कर के नहा सकते हैं, कपड़े धोते हैं, और जैसा जैसा इमेजिन करते हैं वो वैसी चीज़ें होती हैं। वहाँ एक कसौटी का पत्थर है जिस पे लेट करके वो चांद को देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत सुंदर लिखी हुई हैं। फिर जो उनकी खिड़की के इस पार वाली दुनिया है, यहाँ पे एक हाथी है जिस पे चढ़ के जो रघुवीर है वो स्कूल जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो उनको लगता है कि यार वहाँ पे कोई मुझे देखेगा कि ये हाथी पे आ रहे हैं तो क्या सोचेंगे। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। कोई ऐसी स्टोरी लाइन नहीं है, कोई ऐसी कोई थीम नहीं है, बट इसको जिस तरीके से लिखा गया है वो इतना सुंदर है। ये मैजिकल रियलिज्म आप कह सकते हैं कि आप इसमें मैजिकल रियलिज्म का पार्ट देखोगे। बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बहुत अच्छी राइटिंग है। विनोद कुमार शुक्ला की दीवार में खिड़की रहती थी। जो अगली किताब है वो है अक्टूबर जंक्शन, जिसे लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे ने। ये उनकी लिखी हुई दूसरी किताब है जो मैंने पढ़ी। जो पहली किताब थी वो थी यार पापा, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये किताब। तो फिर मैंने कहा कि मैं ये वाली भी पढ़ लेती हूँ। ये भी काफ़ी अलग कहानी है। इसमें सुदीप और चित्रा, ये जो हैं ये बनारस में घूमने गए होते हैं। तो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, उसके बाद फिर 80 घाट पे जाकर के इनकी दोस्ती थोड़ी और बढ़ती है। तो घूमते फिरते हैं ये 2-3 दिन वहाँ पे, और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि ठीक उसी डेट पे अगले साल के मिलेंगे, और ये चलता रहता है 10 साल तक। और उसके बीच में इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। बस जब वो डेट आने होती है तो 1-2 दिन पहले ये एक दूसरे से मतलब कंफर्म कर लेते हैं कि कैसे मिलना, क्या मिलना है। और जो इनका बॉन्ड वो पहले दिन से लेकर के वो 10 साल के ड्यूरेशन में जैसे इवॉल्व होता है, वो बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। और जो कॉमन चीज़ है दोनों के बीच में वो ये है कि इनके अपने ड्रीम्स हैं। जैसे चित्रा एक राइटर बनना चाहती है, और सुदीप की अपनी एक टूर एंड ट्रैवल की कंपनी है जो कि वो इंटरनेशनल लेवल पे नंबर 1 पे चाहता है उसे ले जाना। तो वो सारी चीज़ें कैसे, उनके ड्रीम्स कैसे उनको फॉलो करते हैं, क्या वो सच हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, उनके बीच में वो खुद कैसे चेंज होते हैं, खुद कैसे ग्रो करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो 1 साल तक एक दूसरे को नहीं बताते हैं। और उसके बाद फिर उस पॉइंट पे जा कर के जब वो उस दिन मिलते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अच्छी चीज़ मुझे समझ में आई, एक तो दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार कौन ही मिलना चाहेगा। आज के टाइम पे लोग ये चीज़ों को लेकर के थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि शायद नहीं मिलना चाहिए, वो डाउट करते हैं इन चीज़ों को। पहले जब बहुत ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने के तरीके नहीं होते थे, तो लोग वेट करते थे उस तारीख का, और वो उनको पता होता था कि हाँ हमें मिलने जाना है या हमारी बात होनी है, या उस तरीके से वो मानते थे उस चीज़ को। और जब वो लोग मिलते हैं ना, तो सुदीप और चित्रा, तो वो वल्नरेबिलिटी उनकी जो है वो इस तरीके से बाहर आती है कि वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, वो कंफर्ट दिखता है एक दूसरे के साथ। पर तभी भी उनका वो बॉन्ड उस तरीके का नहीं कहा जा सकता जो कि बुक में बताया। मतलब
कंफर्ट है, फ्रेंड भी कह सकते हो आप, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व करता है उनका बॉन्ड। तो वो जिस तरीके से लिखा गया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, एंडिंग जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो हो रही है, क्योंकि मुझे भी लगा कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, बहुत अच्छी किताब। अक्टूबर जंक्शन सरल हिंदी, जैसे कि कहा जाता है कि वो सरल हिंदी लिखते हैं, तो कोई भी जो कि हिंदी बुक पढ़ना स्टार्ट करना चाहता है और आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है क्योंकि आप ज़्यादा हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ये किताब इसलिए भी अच्छी है क्योंकि आई थिंक 150 पन्ने की है और हिंदी अच्छी लिखी हुई है। तो अक्टूबर जंक्शन बाय देवी प्रकाश दुबे। जो अगली किताब है वो है बहुत दूर कितना दूर होता है, इसे भी मानव कौल ने लिखा, ये उनकी लिखी हुई दूसरी किताब है। और ये जो किताब बहुत दूर कितना दूर होता है, ठीक है, ये जो है ये उनका ट्रैवल लॉग कह सकते हो कि वो जहाँ घूमने गए, यूरोप में घूमने गए थे 1 महीने, तो वहाँ उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस रहे, उसके बारे में लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बीच में कुछ जगह ऐसी भी जो आपको हंसी आ जाएगी सुन के। सरल हिंदी लिखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी पढ़ने में। मुझे हमेशा ऐसा, मैंने और भी ट्रैवल बुक्स पढ़ी हैं, वो उनके बारे में भी मैं बात करूँगी। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद जो ट्रैवल बुक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद ना आए वो मुझे, क्योंकि वो बोरिंग होगी या नहीं आएंगी मुझे पसंद। पर मैंने 3 किताबें पढ़ी हैं जो ट्रैवलिंग पे हैं, और उनमें से एक ये है, मुझे ये भी काफ़ी अच्छी लगी। ये इनके बेसिकली जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं जर्नी में उसके ऊपर है कि वो किसी भी एक जगह रुकना नहीं चाहते, उनका मन भी होता है ना तब भी वो रुकना नहीं चाहते हैं। और यूजुअली उनका मन इसलिए होता है कि कोई इंसान है जिसके साथ वो क्लिक कर गए, वो बॉन्ड अच्छा हो गया, तो वो इंसान भी चाहता है कि वो रुके, ये भी चाहते हैं कि ये रुके। लेकिन इनके अंदर का जो राइटर है, अगर उस राइटर को बाहर लाना है इन्हें, तो ये उस जगह पे नहीं रुकते हैं और ये मूव करते रहते हैं, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग लोगों से मिलते हैं और अलग अलग कहानियाँ लिखते हैं। इस यूरोप का जो इनका ट्रिप रहा है उस पर इन्होंने शायद 1 आध किताबें भी ख़त्म की जिसके बारे में लिखा हुआ है इस किताब में। तो ये ही है वो सारी किताब, बहुत अच्छी लिखी हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर पढ़ो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। बहुत दूर कितना दूर होता है। जो अगली किताब है वो है उषा प्रियंवदा की 55 खंबे लाल दीवारें, जो कि काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। मुझे ये काफ़ी अच्छी, इनमें से एक भी किताब नहीं है ऐसी जो मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे सारी ही अच्छी लगी थी। ये बहुत सेंसिटिव किताब है, ये कहानी सुषमा की है जो कि अर्ली 30s में है अपने, और जिस टाइम पीरियड की ये किताब है उस टाइम पे लोगों का ये मानना होता था कि अगर आप लेट 20s में भी हो और आपकी शादी नहीं हुई तो आप बहुत लेट हो चुके हो और बहुत मुश्किल होगी आपकी शादी होने में। सुषमा जो है वो एक हॉस्टल में वार्डन है और बहुत ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट रखती है वो अपने लिए, बहुत ज़्यादा प्राइड रखती है और वो बहुत खुश है इस चीज़ से कि उसकी जॉब लग गई है और अब वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगी। लेकिन उसके मन में ये बात भी है कि उसकी फैमिली जो है वो सेल्फिश है, क्योंकि उन्होंने उसकी शादी कराने की नहीं सोची, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शादी होगी तो सुषमा चली जाएगी और उनके फैमिली जो है, जैसे उसके भाई बहन जो हैं उनकी पढ़ाई के लिए और उनकी शादी के लिए फिर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुषमा के अलावा और कोई नहीं फैमिली में जो कमाता है। उसके फादर को पैरालिसिस हो गया था तो काफ़ी पहले उन्होंने जॉब छोड़नी पड़ी, तो सुषमा जो है वही कमाती है। और जो जिस तरीके से लिखी हुई है हमें ये पता लगेगा कि उसे इस बात का बहुत ज़्यादा मलाल है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा समझदार, उसे ये चीज़ भी समझ में आती है कि उसके माँ बाप के मन में कोई चोर नहीं था, या उन्होंने किसी मतलब सेल्फिशनेस की वजह से नहीं ऐसा किया, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि कोई उन्हें देख सके, तो उन्होंने अपनी मजबूरी के लिए ही ये सब किया है कि उन्होंने सुषमा की शादी शायद बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की उसको कराने में, और अब वो अपनी अगली जो बेटी है उसकी शादी कराने के लिए सुषमा को बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इस नॉवल में लिखी हुई हैं, जैसे कि जो सुषमा के कलीग्स हैं उनके बारे में, कि उसकी दोस्त है तो वो काफ़ी सारी ऐसी बुक्स पढ़ती है जैसे कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद एक और उसकी कलीग है जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा जज करती है, तो उनके बारे में जिस तरीके से लिखा है ना, तो इस स्टोरी को एक और लेयर ऐड हो जाती है, तो वो है। उसके अलावा नील है स्टोरी में, जो कि जब सुषमा की लाइफ में आता है बहुत ओपनली एक्सप्रेस करता है कि वो सुषमा को पसंद करता है, लेकिन सुषमा जिस जॉब में है वहाँ पे एक इमेज होती है वार्डन की, तो उस इमेज की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुल करके अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। जब वो करती है तो उसे काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं जो कि जिससे कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। तो
फाइनली उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहती है, नौकरी रखनी चाहती है या फिर वो जो अपनी जो एक कंपेनियन के लिए जो लॉन्गिंग है उसकी, उसको पूरा करना चाहती है। 55 खंबे लाल दीवारें, जो टाइटल का सिग्निफिकेंस है वो इसमें है कि ये 55 खंबे लाल दीवारें उस हॉस्टल की हैं जिसने सुषमा को फ्रीडम दी है कि वो अपने खुद के पैसे कमा के वो इंडिपेंडेंस जो है उसे मिली है, वो फील करती है कि हाँ वो अब फ्री है हर चीज़ों से, वो अपनी फैमिली को हेल्प कर सकती है। लेकिन यही 55 खंबे लाल दीवारें जो हैं अब उसके लिए एक प्रिजन जैसे बन गए हैं, क्योंकि उसे चूज़ करना पड़ेगा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ चाहती है या प्रोफेशनल लाइफ चाहती है। तो काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। जो अगली किताब है वो मैंने ऑडिबल पे सुनी और वो किताब है गुनाहों का देवता, जिसे लिखी है धर्मवीर भारती ने। बहुत अच्छी लिखी हुई है, मुझे नरेशन भी काफ़ी अच्छा लगा जिस तरीके से है, और मुझे स्टोरी भी अच्छी लगी काफ़ी। जो आई थिंक जो कन्वे करना चाहते थे मैसेज, वो बहुत अच्छे से हुआ कि उसमें चंदर है जो कि सुधा के साथ बड़ा हुआ है। सुधा और चंदर एक साथ बड़े हुए हैं, सुधा के घर में रहते हैं, और सुधा के जो फादर हैं वो चंदर के मेंटोर हैं, और वो एक साहित्यकार बनना चाहता है, और उनकी बॉन्डिंग अच्छी है काफ़ी, सुधा की और चंदर की। तो एक दिन तो मतलब जब नॉवेल स्टार्ट होती है तो आपको पता लगता है कि उनकी बॉन्डिंग कैसी है। और फिर जब सुधा के फादर चंदर को ये बोलते हैं कि सुधा को कन्विंस करो कि शादी के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई और लड़का देखा होता है जो उन्हें लगता है कि सुधा के लिए बहुत अच्छा है, तो चंदर कन्विंस करता है सुधा को। सुधा ऑब्वियसली मना करती है, वो ये नहीं कहती कि चंदर मुझे तुमसे शादी करनी, वो ये कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। बट चंदर को बनना था देवता, उसके अंदर ये एक चीज़ थी कि नहीं मैं देवता बनना चाहता हूँ। तो उसने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, और उसके कन्विंस करने पे सुधा रेडी हो गई, उसका मन नहीं था उसके बाद भी। और उस एक डिसीजन के बाद से जो डाउनफॉल शुरू होता है चंदर का और सुधा के पिता का, बिंती का, मतलब जितने कैरेक्टर जो होते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, और पूरे घर में मनहूसियत फैल जाती है। और वो स्टोरी उसके बाद जिस तरीके से आगे बढ़ती है, हमको दिखाई देगा कि चंदर जो है उसके पास ऑप्शन होता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने आप को रिक्लेम करे, वो कुछ अच्छा कर सके, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा नीचे जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा चाह होती है कि उसे एक देवता बनना है। तो वो फाइनली एक गुनाहों का देवता बन जाता है। और उसके बाद ये कहानी जिस तरीके से ख़त्म होती है वो काफ़ी सैड एंडिंग थी। मुझे लगता है कि हर एक कैरेक्टर इसमें कुछ अच्छा डिजर्व करता था, बट क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट चंदर। खैर, ये थी गुनाहों का देवता, काफ़ी अच्छी है। आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप सुन सकते हो ऑडिबल पे, क्योंकि एज आई सेड कि नरेशन काफ़ी अच्छा है। नरेशन किया है, नाम क्या, कुमार विश्वास ने, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा नरेट किया है, इसको आप सुन सकते हो। उसके बाद जो अगली किताब है वो है रेत की मछली, जैसे लिखा है कांता भारती ने। गुनाहों का देवता के बाद हमेशा रेत की मछली की बात होती है। ये किताब जो है बहुत टाइम बाद आई थी, गुनाहों का देवता जब रिली पब्लिश हो गई थी उसके काफ़ी टाइम बाद ये आई है। इसे लिखा है कांता भारती ने, जो कि धर्मवीर भारती की पहली पत्नी थी। तो ये ऐसा कहा जाता है कि ये गुनाहों का देवता का जवाब है कि जो चीज़ें लिखी हैं, और ऐसा भी कहते हैं गुनाहों का देवता जो वो धर्मवीर भारती की आत्मकथा है, काइंड ऑफ आत्मकथा है। तो चंदर को आप कह सकते हो कि वो धर्मवीर भारती खुद हैं। और रेत की मछली में जो कहानी है वो है कुंतल की। जब वो शादी करती है अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के शोभन से, शोभन भी एक साहित्यकार है और वो और बड़ा साहित्यकार होना चाहता है, तो उससे शादी करती है। तो शुरू में सब कुछ ठीक होता है, पर धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि जिस शोभन से उसने शादी की है असल में वो शोभन है ही नहीं, क्योंकि उसे दूसरा साइड दिखता है कि वो उसका किसी और के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो जिस तरीके से कुंतल देखती कि उसके हाथ से उसकी पूरी लाइफ उसके सामने से निकलती चली जा रही है और वो कुछ नहीं कर पा रही है, और धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो वो उस तरीके से लिखी गई है ना कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा हेल्पलेस, होपलेस और बहुत ज़्यादा लगेगा कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं, कि कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रखा था कि ये जो है किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकती है गुनाहों का देवता से, पर मैं इग्नोर नहीं कर पाई क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, जैसे कि शोभन भी एक साहित्यकार है और उधर चंदर भी एक साहित्यकार है। कुंतल और कांता, ये नाम में थोड़ा सा मतलब सिमिलैरिटी है, तो ये भी मैं इग्नोर नहीं कर पाई। अगर आप पढ़ो उनके बारे में, धर्मवीर भारती और कांता भारती, तो उनकी एक बेटी है, इसमें भी शोभन और कुंतल की एक बेटी है।
उसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाई कि एक जगह कहीं तो लिखा है कि ऐसा लगता है कि जैसे गुनाहों की बस्ती में कोई देवता आ गया हो। तो वो एक चीज़ तो मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाई। उसके अलावा एक और वो डॉक्टर वर्मा के बारे में लिखा गया है जिसको जिनको शोभन पसंद नहीं करता है, लेकिन उनके थॉट्स जो हैं वो सुनता है, उनके जो तर्क वितर्क हैं किसी भी टॉपिक पे वो सुनता है और उसके बाद वो आगे जब भी कोई डिबेट होती है उसमें प्रेजेंट करता है अपने नाम से और उन्हें वो कभी भी क्रेडिट नहीं देता है। और ये चीज़ डॉक्टर वर्मा को पता है, तो वो उनसे जलता है, शोभन डॉक्टर वर्मा से जलता है। और अगर आप कांता भारती के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उनके जो फादर हैं उनका नाम है धीरेन्द्र वर्मा। और अगर आप पैरेललिज्म ढूंढना चाहो तो जो मेंटर रहे हैं धर्मचंदर के गुनाहों का देवता में, तो उनको भी वो क्रेडिट शायद उन्होंने चंदर ने नहीं दिया है कभी। उनसे भी बीच में कहीं ना कहीं तर्क वितर्क का जो है वो पॉइंट रहा है उस किताब में जो मैंने पढ़ा। तो ये सारे जो पैरेललिज्म है उसमें वो एक चीज़ इग्नोर कर सकते हो, दो चीज़ कर सकते हो, पर हर चीज़ इग्नोर नहीं की जा सकती। तो मुझे भी लगता है कि ये शायद है उस किताब का जवाब। और जिस तरीके से लिखी गई है ना वो आपको इतना ज़्यादा सैड करेगा कि एक तरीके से आप ये नहीं पता कर सकते कि कोई इंसान जो है अपना जो चेहरा दिखा रहा है आपको, वो हर वो चीज़ कह रहा है और कर रहा है जो कि उसने आपको प्रॉमिस की, जो कि वो जानता है कि आप सुनना चाहते हो, वो हर वो चीज़ कह रहा है। तो आप कैसे आपको पता लगेगा कि वो मैनिपुलेट कर रहा है आपको या वो कोई और इंसान, वो है ही नहीं, वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट ही नहीं है। और जब तक आपको पता लगता है तब तक आप इतने गहरे जा चुके होते हो उस सिचुएशन में कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और चीज़ जो मुझे लगी जो दोनों के कैरेक्टर में है, कुंतल और सुधा के कैरेक्टर में, कि दोनों ही चुपचाप इस चीज़ को देखती रहती हैं जो उनके साथ होता रहता है और उसको बर्दाश्त करती जाती हैं। और उसके बाद जो एंडिंग होती है, खैर इसमें तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, ये उसमें तो एंडिंग सैड ही है। इसमें जो जो एंडिंग है रेत की मछली में जो कुंतल के साथ होता है, मुझे नहीं पता कि वो हैप्पी एंडिंग तो डेफिनेटली नहीं थी। पर जिस तरीके से उसे अपनी बच्ची को गिव अप करना पड़ता है, उसे कुंतल को सौंपना पड़ता है, और उसके बाद जो एंड में उसके साथ होता है वो इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग था, इतना ज़्यादा डरावना था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई इतना इतना ज़्यादा नीचे जा करके, जैसे रॉक बॉटम को हिट करके क्या वो ऊपर उतना आ सकता है। बट वो स्टार्ट करती है अपनी लाइफ, और हमें पता है कि कांता भारती की और भी कई सारी किताबें हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन ये एक अंडररेटेड किताब है रेत की मछली। इसका नाम सिर्फ तभी आता है जब गुनाहों का देवता की बात होती है। पर मैं कहूँगी कि उसके अलावा भी अगर आपको पढ़ना है कि शादी और उसके रिगार्डिंग, जैसे कहा जाता है कि अच्छी ही होती हैं, कह सकते हैं कि गैम्बल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरा साइड भी हो सकता है उसका। वो दूसरा साइड अगर आपको जानना है और पढ़ना चाहते हो आप, तो ये पढ़ सकते हो। कहते यही हैं कि पहले आप गुनाहों का देवता पढ़ो और उसके बाद आप रेत की मछली पढ़ो। पर अगर आपने गुनाहों का देवता नहीं पढ़ी है तभी भी आप पढ़ सकते हो उसको, ये बहुत बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है। तो रेत की मछली, कांता भारती। तक जो किताबें मैंने बताई हैं वो हिंदी में लिखी हुई हैं, इसके बाद की जो किताबें हैं वो इंग्लिश में लिखी हुई हैं, लेकिन वो हैं इंडियन ऑथर्स की। तो जो पहली किताब है वो है इफ़ इट्स मंडे इट मस्ट बी मदुरई, जिसे लिखा श्रीनाथ पेरूर ने, और ये भी उसी वीडियो सीरीज़ का पार्ट है जिसमें आई वॉज रीडिंग 10 इंडियन ऑथर्स बुक्स। तो ये मेरी विश लिस्ट में बहुत टाइम से थी, ये किसी ने रेकमेंड की थी किसी एक चैनल पे, तो ये मेरे विश लिस्ट में बहुत पहले से थी। मैं नहीं जानती थी श्रीनाथ पेरूर के बारे में कुछ भी, एंड देन आई रेड गजर कोचर, जिसे लिखा है विवेक शानबाग ने। वो ओरिजिनली कन्नड़ में लिखी हुई है और उसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में श्रीनाथ पेरूर ने। तो जब वो बुक मैंने पढ़ी तो वो इतनी अच्छी किताब है कि मैं उसको हर किसी को रेकमेंड करती हूँ। उसको पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में वो नाम रह गया था, विवेक शानबाग और श्रीनाथ पेरूर, क्योंकि आई थिंक उनकी ज़्यादातर किताबें श्रीनाथ पेरूर ने ही ट्रांसलेट की हुई हैं। तो जब मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे वो 10 किताबें कौन सी खरीदनी है इंडियन ऑथर्स की, तो देन आई केम अक्रॉस दिस बुक अगेन, और जब मैंने तब यहाँ पे पढ़ा कि ये श्रीनाथ पेरूर ने लिखी है तो देयर वॉज नो सेकेंड गेसिंग, तो आई पिक्ड दिस वन अप। ये एक ट्रैवल लॉग है, ये दूसरी किताब है जो ट्रैवल पे मैंने पढ़ी है, और इसके साथ भी आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड क्योंकि बहुत बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है। ये पहले तो कंडक्टर टूर की कहानी है, ये सोलो टूर नहीं था,
और इसमें जो है वो काफ़ी सारी जगहों पे घूमे हैं, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, और उसके ऊपर उनके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं वो लिखे हैं, जो चैलेंजेस रहे हैं या जिन जगहों पे वो जाते हैं घूमने के लिए, तो टूरिज़्म से रिलेटेड जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए उनके बारे में है। बहुत सारे चैप्टर्स में काफ़ी सारी फ़नी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है जो आपको नया पता लगेगा। और जो स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे कि जैसलमेर में कई सारे लोग हैं जो कि काफ़ी पुराने लोग हैं, जो कि टूरिज़्म पे ही उनका जो कह सकते हैं कि वो सस्टेन करते हैं अपने आप को, बट वो करना नहीं चाहते, पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो एक स्ट्रगल वो उनके लिए है उसके बारे में है, और भी जगहों की जो स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भी अपने साइड से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे वी एज इंडियंस अगर हम बाहर जाते हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं, या अगर कोई बाहर से हमारी कंट्री में घूमने आता है तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं उसके बारे में है। तो बहुत बहुत अच्छी लिखी हुई, मुझे इसका कवर भी बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है, ज़रूर पढ़ो, बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। जो सबसे अच्छा चैप्टर मुझे इसमें लगा था वो था लास्ट वाला, द टेस्ट ऑफ शुगर, जिसमें कि वो एक पुणे में एक वो होती है वारी करके, एक पूरा फेस्टिवल टाइप होता है, मतलब एक प्रोसेशन चलता है, एक जगह पे जाते हैं फिर वो लोग और वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, और वो काफ़ी दिनों तक चलता है। तो वो जिस तरीके से पूरा चैप्टर लिखा हुआ है वो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। आई वॉज वेरी मच डिस्गस्टेड बाई वन चैप्टर, जहाँ पे एक पूरा कंडक्टर टूर होता है बाहर जाने के लिए। आई थिंक फॉरेन कल्चर होगा वो, शायद 4th चैप्टर है, जिसमें कि नो मेमोरियल टू द विक्टिम्स ऑफ रिप्रेशन 5th चैप्टर है, जहाँ पे बाहर जाते हैं एंड उनका बाहर जाने का जो पर्पज़ होता है वो कुछ और होता है। तो वो जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वो आपको काफ़ी ख़राब लगेगा, बट है वो। तो ये है इफ़ इट्स मंडे इट मस्ट बी मदुरई, कंडक्टेड टूर ऑफ इंडिया बाय श्रीनाथ पेरूर। जो अगली किताब है वो भी एक ट्रैवल के ऊपर ही है, जो कि, और ये भी उसी वीडियो सीरीज़ का पार्ट है, इंडियन ऑथर्स की 10 किताबों का। और दिस इज़ द शूटिंग स्टार बाय शिव्या नाथ। ये जो शिव्या नाथ है उनको मैं फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, वो सस्टेनेबल ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, वीगनिज़म को प्रमोट करती हैं, तो मैं उनको काफ़ी पहले से फॉलो कर रही थी, काफ़ी सालों से। तो उनकी एक किताब थी जिसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, तो मैंने कहा मैं इसको भी ख़रीद लेती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, अंडररेटेड तो नहीं कहूँगी, बट हाँ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है इस किताब के बारे में। तो ये बेसिकली क्या है कि हाउ शी स्टार्टेड हर जर्नी एज अ सोलो ट्रैवलर, कि कैसे शी रियलाइज्ड कि जो क्यूबिकल जॉब है वो उनके लिए नहीं है, और उससे कैसे बाहर निकलना है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की, क्या क्या मतलब डर होता है एज अ फीमेल सोलो ट्रैवलर इंडिया में। मतलब आप फीमेल भी नहीं हो तभी भी इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, जैसे लोग कहते हैं कि ये किसी के लिए भी सेफ नहीं होता इस तरीके से ट्रैवल करना। एंड शी बीइंग अ फीमेल सोलो ट्रैवलर, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है उन्होंने। कैसे शी स्टार्टेड ट्रस्टिंग पीपल, और उनका क्या, जो जिन लोगों से मिली उनके इंटरेक्शंस कैसे रहे हैं, उन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी हैं उसके बारे में है। इंडिया और आउटसाइड इंडिया सब कुछ लिखा हुआ है। तो बहुत बहुत सुंदर जर्नी जैसे उनकी स्टार्ट हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने एज अ पर्सन वो कैसे ग्रो की, कैसे इवॉल्व की, उनकी जर्नी कैसे चेंज हुई, कैसे शी बिकेम वीगन, और उसको किस तरीके से वो प्रमोट करती हैं, कैसे उसको सस्टेन करती हैं ट्रैवल करते हुए, क्योंकि हर जगह ज़रूरी नहीं है आपको कि आप वीगन फूड आपको मिल जाए। तो वो क्या क्या चीज़ें करती हैं उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी डिटेल तरीके से लिखा हुआ है कि फैमिली की तरफ से क्या प्रॉब्लम्स आई, फिर उसको कैसे उन्होंने टैकल किया, फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम आई उसको कैसे टैकल किया। उसके अलावा उन्होंने अपनी खुद की छोटा सा एक वेंचर स्टार्ट किया था, उसके साथ कैसे एक्सपीरियंस रहे। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं। एक चीज़ और मुझे काफ़ी सारी इनफैक्ट चीज़ें पता लगी थी, एक मैंने उसको मार्क कर लिया था, जेमिनेड मेटियोर शावर हैड जस्ट बिगिन। तो ये आई थिंक ये होता है कच्छ में, गुजरात में होता है दिसंबर के टाइम पे। तो ये एक मेटियोर शावर होता है, और जिस तरीके से लिखा हुआ है, आई मेड अप माई माइंड कि अगर मुझे चांस मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगी दिसंबर में और देखना चाहूँगी कि ये कैसा होता है। उसके अलावा बहुत सारे पिक्चर्स भी हैं अगर आप देखना चाहो तो, कि वो कहाँ कहाँ घूमने गए और कैसा रहा है। बीच में आपको हर जगह आपको दिखेगा कि कैसे कैसे पिक्चर्स उन्होंने डाल रखे हैं। सब ब्लैक एंड वाइट में, बट हाँ
आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे पढ़ने में। तो तीन ट्रैवल बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं और तीनों मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जो अगली किताब है वो है राम केयर ऑफ आनंदी, जिसे लिखा है अखिल पी धर्माजन ने, जिसे ट्रांसलेट किया है हरिता सीके ने मलयालम से इंग्लिश में। ये जो स्टोरी है ये मैं उन लोगों को रेकमेंड करती हूँ जो कि किसी रीडिंग स्लंप में है। और ये काफ़ी फास्ट पेसिंग बुक है, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड किताब है, काफ़ी अच्छी इंग्लिश है, इजी है आई मीन। तो ये कहानी आनंदी की, एंड शी इज़ अ रिसेप्शनिस्ट कॉलेज में एंड शी इज़ अर्निंग वेल, बट उसके अलावा वो और बहुत सारी चीज़ें करती है, जैसे कि सुबह सुबह कहीं पर गार्लेंस लेके जाना हो या फिर केटरिंग का थोड़ा बहुत वो करती है, मैनेज करती है। तो उसकी ज़रूरत क्या है उसे, क्योंकि वो अर्न कर रही है अच्छा खासा। तो ये चीज़ें नहीं समझ में आती है वेंटी और रेशमा को, जो कि उसके साथ एक घर में रहते हैं जहाँ पे वो पे करते हैं, एंड दैट हाउस बिलोंग्स टू दिस ओल्ड वुमन। तो वो वहाँ पे भी सफाई वगैरह करती है और वहाँ पे भी रेंट नहीं देती है। तो वेंटी और रेशमा जो है वो स्टेप सिबलिंग्स हैं, और वो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आनंदी को इतना काम करना पड़ता है। एंड देन एंटर्स राम ऑल्सो, जो कि जिसने कॉलेज रिसेंटली ज्वाइन किया है, उसे फिल्म मेकिंग सीखनी है। तो ये चारों फ्रेंड्स इवेंचुअली बन जाते हैं, एंड इवेंचुअली उनको जो आनंदी का सीक्रेट है वो भी पता लग जाता है कि वो क्यों ऐसी है, क्यों इतनी मिस्टीरियस सी है। एंड वो सीक्रेट काफ़ी ज़्यादा सैड है, काफ़ी पेनफुल है। ट्रिगर वार्निंग, वॉर क्राइम। तो इस तरीके से इनको पता लगता है। उसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, जैसे कि मल्ली है, हु इज़ अ ट्रांस वुमन। तो वो शी यूज टू बी अ बॉय। तो जब वो मतलब व्हेन शी वॉज अ बॉय, तो वो छोटी थी, तो उसके साथ काफ़ी चीज़ें गलत हुई थी, और उसकी वजह से वो अपने घर से भाग करके शी केम टू दिस प्लेस जहाँ पे ये लोग हैं, और वो स्टेशन पे ही अपने बाकी जो ट्रांस वुमेन है उनके साथ रहती है, और कहीं दूर मतलब उनका घर है वहीं आसपास में। तो उसकी भी एक स्टोरी है, बैक स्टोरी है, एंड हाउ शी बिकेम फ्रेंड्स विद राम। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। बहुत सैड है मल्ली की भी स्टोरी, आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत पेनफुल था वो पढ़ना पूरा, कि क्या क्या चीज़ें हुई उसके साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बहुत कुछ लिखा हुआ इसमें, ये कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है। इसमें कहीं भी आपको जैसे ऐसे कई बार बुक्स में जो इमोशंस होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है कि ऐसा फील हुआ, उसके बाद दिस इज़ हाउ व्हाट शी थॉट एंड ऑल ऑफ दैट। बट इसमें जो है मोस्टली डायलॉग्स हैं और कैरेक्टर ड्रिवन है, इसीलिए इसकी पेसिंग इस तरीके की है कि आपको पढ़ने में ईजी रहेगा। अगर आप कहीं पे भी ऐसे बोर हो रहे हो तो वो बोरिंग नहीं लगेगा, आप काफ़ी अच्छे से पढ़ पाओगे इसको। तो काफ़ी अच्छी लिखी हुई है स्टोरी, काफ़ी अच्छी लगी, बट एज आई सेड ट्रांसफोबिया है और वॉर क्राइम है। Ram, Care of Anandi. Let's move on to the next one, which is Corpse Bearer by Cyrus Mistry. Chronicle of Corpse Bearer by Cyrus Mistry, और ये भी उसी वीडियो सीरीज़ का पार्ट थी। तो ये साइरस मिस्ट्री की लिखी हुई किताब है, एंड ये भी काफ़ी एक अलग सी स्टोरी थी, पारसी कम्युनिटी की के ऊपर है। तो जो कॉर्प्स बेरर होते हैं उनको पारसी कम्युनिटी में खांदियास बोलते हैं, और ये स्टोरी जो है वो फ़िरोज़ सुना रहा है। फ़िरोज़ जो है एक प्रीस्ट का बेटा है। तो एक प्रीस्ट का बेटा होने के बाद ही बिकेम वन ऑफ दीज पीपल जो कि कॉर्प्स बेयर करते हैं, जो कि खांदियास हैं। तो अगर कोई एक अच्छे कास्ट से, एक अच्छी मतलब एक अपर कास्ट से इनके जैसा बनता है तो उसे मुसलसल कहते हैं। इनकी कम्युनिटी में वो एक ऊपर लेवल पे होता है, बट फॉर द पीपल जो कि इनसे थोड़े मतलब इनकी कम्युनिटी के नहीं हैं, उनके लिए ये लोग सेम ही हैं, खांदिया हो या नुसलसल हो, इट्स ऑल सेम। और इनका जो ट्रीटमेंट है, जो कॉमन लोग जिस तरीके से इनको ट्रीट करते हैं वो बहुत अच्छा नहीं है। दे डोंट वांट टू बी इन द सेम रूम एज देम अनलेस कोई फ्यूनरल हो, तो उसके अलावा ये बिल्कुल भी उनके आसपास भी नहीं रहना चाहते। दे डोंट वांट टू ब्रीथ द सेम एयर। तो वो वाली चीज़ है, उसको पूरा लिखा गया है कि इनके क्या अपने स्ट्रगल्स रहते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनको क्या मिलता है, इनकी जो लिविंग कंडीशन है वो किस तरीके की है, उनको जो ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। 3 पार्ट में है ये किताब। पहले पार्ट में आपको पता लगेगा कि क्या क्या होता है इनकी कम्युनिटी में, कौन कौन है, और हाउ फ़िरोज़ बिकेम नुसलसल कांदियास। और जो दूसरा पार्ट है उसमें वी गेट टू नो मोर अबाउट फ़िरोज़ की वाइफ, जिसकी वजह से वो खांदिया बना, और उसकी जो बेटी है और क्या हुआ, और जो
फ़िरोज़ के फादर और जो फ़िरोज़ की वाइफ की मदर है उनका क्या कनेक्शन है, उनकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में। तीसरा जो पार्ट है उसमें जो है फ़िरोज़ वो रिफ़्लेक्ट कर रहा है अपनी लाइफ के ऊपर, ही इज़ मच ओल्डर, और उसे समझ में आ रहा है अपनी माँ के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अपने फादर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। काफ़ी रॉ लिखी हुई है, काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, तो अच्छी लगेगी आपको अच्छी एज इन की स्टोरी आपको पढ़ते हुए ठीक, मतलब जिस तरीके से लिखी हुई है राइटिंग स्टाइल वो काफ़ी अच्छा है, ईजी है अंडरस्टैंड करने में। उसके अलावा स्टोरी तो खैर सैड ही है लेकिन अच्छी लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। जो उसका सबसे पीछे वाला पेज है वहाँ पे ही डिस्क्राइब्ड कि एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ दिस नहीं कह सकते हैं कि कहाँ से स्टोरी इंस्पायर हुई, किसके ऊपर ये लिखी हुई है, वो एग्जैक्टली कुड बी फ़िरोज़। और जो अगर आप थोड़ा बहुत और जानना चाहते हो पारसी कम्युनिटी के बारे में तो आप ये किताब पढ़ सकते हो, लिखी हुई अच्छी है ये किताब। सो दिस इज़ क्रॉनिकल ऑफ गॉड स्पिरिट। तो यही वो किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं। इसका कवर कितना अच्छा है, ये भी हार्ड का कॉपी है। तो ये सारी किताबें थी जो मैंने पढ़ी हैं, हार्ड कॉपी है। Chronicle of Corpse Bearer, Ram Care of Anandi, The Shooting Star, If It's Monday It Must Be Madurai, 55 खंबे लाल दीवारें, गुनाहों का देवता, रेत की मछली, बहुत दूर कितना दूर होता है, अक्टूबर जंक्शन, दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक चित्रा सुख और कतरने। तो इन सब के लिंक्स मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप ख़रीदना चाहो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। उसके अलावा अगर इनकी किसी भी बुक का, इनमें से किसी भी बुक का अगर एक डिटेल्ड रिव्यू मैंने बनाया हुआ है चैनल पे तो मैं वो भी डाल दूँगी, अगर आप देखना चाहो तो आप वो देख सकते हो। एंड जो अगली वीडियो होगी उसमें हम जो इंग्लिश की किताबें हैं जो कि मैंने लास्ट 6 मंथ्स में पढ़ी हैं उसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ब्रीफली बात करें। तो या that was the video. I will see you in the next one. Till then, take care and bye bye.